जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का पीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे, आप लोग देख समझ गए होंगे थंबनेल के अनुसार, कि आज हम लोग हिंदी साहित्य का पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आराम से ध्यान पूर्वक इस लेक्चर को आप समझेंगे और हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति जो सवाल पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, उससे जो आपका डर है, जो भय है, उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक पीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज हम लोग हिंदी साहित्य को देखेंगे। हमारे पेड क्लासेस जो पीएचयू बीए आर्ट्स सोशल का चलता है, उसमें हिंदी ग्रामर का टॉपिक जा रहा है। वहां पे आप लोग को सलोनी मैम आप लोग को पढ़ाती है और पीडीएफ प्रज्ञा मैम बनाती है, जो कि 20-20 क्वेश्चन का सेट जाता है। हिंदी ग्रामर सलोनी और प्रज्ञा दोनों मिलकर देख रही है, एक पीडीएफ एक लेक्चर। और उसके बाद आज हिंदी साहित्य को हम देखेंगे। तो ये जो हमारे पेड कोर्स में है उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि हम खुद आप लोग को हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर को शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले पीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में बता देते हैं कि पीएचयू कॉन्सेप्ट में हिंदी क्यों खास है। यहाँ का जीके जीएस तो लाजवाब है ही, मैथ और रीजनिंग इस बार पूरी तरह से जानते ही ये कितना लाजवाब हो गया है, क्योंकि सूरज सर और विकास सर, ओम प्रकाश सर और इसके अतिरिक्त में आकाश सर, परवेश सर, जो कि परीक्षा सेट आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, 1-2 मिनट समय लेंगे और आप इस बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बात आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं आप लोग को कि बीएचयू कॉन्सेप्ट में बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल की ऑनलाइन पेड कोर्स चलता है। अब कमिंग में बीए एलएलबी नहीं, जो 3 ईयर का कोर्स होता है एलएलबी, उसका कोर्स आ रहा है। बीए एलएलबी का तैयारी हम लोग नहीं करवाते हैं, एलएलबी 3 ईयर का करवाते हैं। इसके अलावा बीएससी एजी का एक कोर्स है जिसका भी हम लोग तैयारी करवाते हैं, जो बायलिंगुअल चलता है। और बीए आर्ट्स सोशल हिंदी मीडियम, एलएलबी भी बायलिंगुअल ही चलेगा। सीएचएस क्लास 6 और क्लास 9 का हम लोग तैयारी करवाते हैं और ये भी बायलिंगुअल होता है। आपके कोई भी भाई बहन है तो उनको बता दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 739 50 55 199। ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको बीएचयू कॉन्सेप्ट बेहतर लगता है तो ही, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको हमारे कोर्स में जुड़ने का मन हो और आपको लगता है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़ेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो आप जरूर हमारे कोर्स में जुड़िए। इसके अलावा अब हम हिंदी लेक्चर के बारे में बता देते हैं। ये मूल रूप का जो लेक्चर है, हम मूल रूप से जो बीएचयू बीए का जो कोर्स है, बीएचयू बीए आर्ट्स सोशल, उसके लिए हम लेक्चर तैयार करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने किया था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ तो आप लोग को मैं बता रहा हूं। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे होंगे उनको पता होगा। एमए का हिंदी आप लोग को पता होगा। एमए हिंदी में 2020 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें 48+ क्वेश्चन लड़ा था। 48+, 1-2 क्वेश्चन नहीं, 48+ जो एमए का हिंदी का एंट्रेंस होता है बीएचयू में 2020 में, उसमें उसकी बात मैं कर रहा हूं। ये बीए का है, एमए में क्यों लड़ा, तो क्यों लड़ा वो आप जाके देखिए, आप जाके समझिए। जो बीएचयू कॉन्सेप्ट का उपलब्धि है वो आपके सामने मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि एमए का जो एंट्रेंस एग्जाम था ना, उसमें पेपर का लेवल इजी था, आसान था, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आसान रहे या हार्ड रहे, इसके पीछे तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट का ये पहला ही साल उपलब्धि रहा था। यहाँ का पीडीएफ, यहाँ से लेक्चर में 48 क्वेश्चन एमए हिंदी में लड़ा था। एमए हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, एमए हिंदी में टोटल सवाल पूछे जाते हैं 120 में 48+ प्रश्न हूबहू सेम टू सेम यहाँ के लाइव क्लासेस लेक्चर पीडीएफ से लड़े थे। अब हम बात कर रहे हैं एलएलबी 3 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें कि 20 सवाल पूछे जाते हैं हिंदी का। कितने? 20। एलएलबी 3 ईयर का कोर्स, जिसमें हिंदी का 20 क्वेश्चन आते हैं।
आप जो यहाँ से एक दो भैया लिए थे लेक्चर, बहुत कम ही लोग लिए थे हिंदी का, लेकिन आपको इस बात से बहुत ज्यादा आप चौंक जाएंगे कि एलएलबी में भी 20 सवाल में 19 सवाल यहाँ से क्वेश्चन से लड़े थे। 19 एलएलबी 3 ईयर कोर्स में। ये हमारा पुराने वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं तो आपको वहां पे समझ आएगा। अब बात करते हैं बीएचयू बीए आर्ट्स सोशल की, क्योंकि हम कोर्स इसीलिए तैयारी करवाते हैं। तो बीएचयू कॉन्सेप्ट के कई स्टूडेंट टॉप 100 में आए, 25 प्लस आए, आप लोग को पता होगा। हमारे कई स्टूडेंट ने 30 में 30 सही किया, एक दो की बात नहीं है, 4-5 स्टूडेंट 30 में 30 सही किया। जितने भी टॉपर्स हैं अधिकांश 28, 27, 29 सही किए। यानी जो भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़े थे और वो हिंदी भाषा लिए थे तो उनका कम से कम 25 प्लस ही सही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट था ना, जो प्रज्ञा मैम पीडीएफ भेज रही है अभी 20-20, पहले 10-10 ही जाता था। हु बहु विलोम शब्द लड़ा है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो हु बहु लड़ा है, जो कि कभी लड़ता एग्जाम में नहीं है, टकराता नहीं है। तो इस बात को मैं इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि लेक्चर के पहले आप समझ सके कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का कंटेंट ही अपनी पहचान क्यों है। बीएचयू बीए की बात मैं कर रहा हूँ, बीए आर्ट्स सोशल में 28 प्लस क्वेश्चन यहाँ से लड़ा था, 28 प्लस प्रश्न। तो आप लोग मन से पढ़िए, आशा है कि इस बार और भी ज्यादा प्रश्न जो हमारा रिकॉर्ड है वो 28 प्लस उसी प्रकार इस बार भी रहे। पूरी तरह से बीएचयू कॉन्सेप्ट मेहनत कर रही है, हम भी पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरी फैकल्टी जान लगा के मेहनत कर रही है कि इस बार आपसे बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट, बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो बेस्ट रैंक 5 है उसको भी हम बेस्ट कर सकें। तो इस लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। पूरी तरह से इसके पहले एक बैकग्राउंड था और आप मोटिवेट जरूर हो गए होंगे यहाँ का कंटेंट किस प्रकार है। पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर पूरी तरह से पहला लेक्चर है और ये हमारे पेड कोर्स के लिए है। अगर ये डेमो में गया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास का। यहाँ से लेक्चर शुरुआत होता है मूल रूप से। तो यहाँ सवाल आता है इतिहास। इतिहास हम किसे कहते हैं? तो इतिहास किसे कहते हैं आप सबको पता होगा, बीती हुई वो सभी घटनाएं जिसका प्रमाण हो, जिसका प्रूफ हो, जिसके बारे में हम जानते हैं, यानी वैसे सभी बीती हुई घटनाएं जिसका जानकारी मुझे किसी ना किसी रूप से पता चलता है, यानी निश्चित घटना हो, जो कि पूरी तरह से निश्चित घटना हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतना आप इतिहास समझ गए। अब यहाँ साहित्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के सामाजिक या सामाजिक और सांस्कृतिक, मनुष्य के जो जीवन है उसमें बहुत सामाजिक संस्कृति, उसमें उसका विश्लेषण जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग साहित्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये सब डिफिनेशन है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी जीवन में होती रहती है, बहुत सारे सामाजिक घटना संस्कृति आप लोग को पता होगा, उसी का हम लोग अध्ययन साहित्य के रूप में जानते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम हिंदी साहित्य के बारे में, बहुत सारे हिंदी साहित्यकार के जो महान साहित्यकार हैं उन्होंने परिभाषा दिया, एक एक करके बोर्ड पे हम लिख के आए हैं, लेकिन पूरी तरह से डीप में हम लोग पढ़ेंगे। और ये लेक्चर बीएचयू बीए के लिए है, एलएलबी 3 ईयर कोर्स के लिए भी है और एमए के लिए भी है। यानी कि अगर अभी तक आप लोग हिंदी साहित्य को नहीं समझे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत कठिन पेपर है, तो आप मेरे साथ पढ़िए, इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा और आप पूरी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग साहित्य और इतिहास के बारे में देख लिए, छोटी जानकारी, मतलब परिभाषा के रूप में। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो हिंदी साहित्य के बारे में बहुत सारे हिंदी साहित्यकार के विद्वान ने अपना परिभाषा दी है। किसी ने किसी और कहा, किसी ने कुछ और कहा। आप लोग गांव में देखे होंगे, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, मोनी ले लेते हैं, एक नाम ले लेते हैं मोनी, तो उसको गांव में पता नहीं, बहुत लोग कहेगा मोनिया कहती है, बहुत लोग सोटिया कहती है, बहुत लोग नाम दे देता है। मान लो तो उसका केस बड़ा रहेगा तो और भी केस के रूप में नाम दे देंगे, मतलब अनोखा नाम, जैसे कि हम भी फेकुआ नाम दे देते हैं जो भी बच्चा होता है। तो इस प्रकार हर किसी अपने अपने मत के अनुसार नाम देते हैं, परिभाषा देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, एक
आप लोग जानते होंगे, आप लोग को मैं धीरे स्टार्ट ही कर रहा हूं शुरू से। तो सबसे पहला जो परिभाषा है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये जो भी हम 5 लिख के आए हैं वो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज का दर्पण है, किसने कहा? किस हिंदी साहित्यकार ने कहा कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने कहा, तो इसका जो सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये पहला लेक्चर है इसीलिए मैं थोड़ा सा समय ले लिया। उसके बाद देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसने कहा? यह भी सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में बनते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसी प्रकार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसने कहा? और ये भी जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही ने कहा। आप लोग आराम से इसको नोटबुक में बनाते जाइएगा, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए, काव्य जो है, काव्य आत्मा की संकरात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा? संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसने कहा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल अगर आप पूछे जाते हैं एग्जाम में तो स्टूडेंट फंस जाते हैं, बना नहीं पाते हैं। अगर आप एक सवाल नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, कई से पीछे हो जाएंगे। जब आप पीछे हो जाएंगे तो पीछे ही रह जाएंगे, फिर आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसने कहा? जयशंकर प्रसाद। किसने कहा? जयशंकर प्रसाद। एक एक करके हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के जो शुरुआती यानी कि आरंभिक जो स्थिति होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इसमें नामकरण, काल विभाजन भी हम लोग देखेंगे, नामकरण और काल विभाजन भी देखेंगे। यानी कि इस लेक्चर से 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में, 1 से 2 प्रश्न। इसीलिए इस लेक्चर को आराम से जाके नोटबुक बनाइए, ताकि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वहां आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए, जानते हैं हम लोग वाक्यम रचनात्मक काव्यम, ये किसने कहा? तो ये संस्कृत में लिखा हुआ वाक्य है, इसीलिए विशेष ध्यान रखना है आप लोग को। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सब नोट करते जाइएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो अभी हम लोग जब आगे पूरा देखेंगे, इसी टॉपिक इसी स्लाइड के अंतिम में देखेंगे तो हम वहां पे जान पाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम माना जाता है, आप सब जानते होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है, वहां की जनता का चित्रवृत्ति, यानी कि वहां के जो हृदय की भावना होती है, चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य। क्या होता है? साहित्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कहना था कि प्रत्येक देश का साहित्य, किसी भी देश का साहित्य, वहां की जनता की चित्रवृत्ति यानी हृदय की जो भावना, हृदय रूपी या भावनाओं का जो संचित प्रतिबिंब होता है, उसे हम लोग साहित्य कहते हैं। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुझे आशा है कि ये सब आप लोग आराम से समझ रहे होंगे। आप लोग इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपके सामने कंटेंट जाएगा और आप एग्जाम में सवाल बना पाएंगे। अब हम लोग यहाँ इतना 10 समझ गए, परिभाषा देख लिए। अब देखिए, जब हिंदी साहित्य इतिहास है तो इसका लिखने की परंपरा कब से शुरू हुआ? तो इस हिंदी साहित्य लिखने का जो पहला प्रयास है वो किसने किया, वो कब किया, तो हम लोग जानते हैं। आप लोग आराम से नोट करते जाइएगा। हिंदी साहित्य लेखन की जो पहला प्रयास है, प्रथम प्रयास है, किसने कहा? तो एक किसने किया? तो एक फ्रेंच विद्वान है। कौन विद्वान? ये सब ध्यान से याद रखना, फ्रेंच विद्वान, उनका नाम है डार्सा दा तासी। क्या नाम है? डार्सा डी तासी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में पहला प्रयास, पहला प्रयास किसने किया? तो किसने किया? उनका नाम है दारसा दा तासी। और ये किस भाषा के विद्वान थे? फ्रेंच भाषा के। किस भाषा से? के फ्रेंच भाषा के। अब देखिए, अब हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कब ये भी पूछा जा सकता है, कब? तो कब? 1839 ईस्वी। कब? 1839 ईस्वी। अब देखिए, इनकी एक रचना है, रचना का नाम हम लोग लिख के आए हैं। ये जो रचना है, ये रचना है, आप लोग आराम से देखिए और समझिए। इनका नाम है इतवार दा ला, जो भी नाम हो हिंदुस्तानी, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इन्हीं का रचना है। किनका है? दारसा दा तासी का ये रचना है। और ये इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में पहला प्रयास किए थे, फर्स्ट प्रयास इन्होंने ही किए थे। और ये जो रचना है इन्हीं का है। और ये रचना किस भाषा में है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में लिखा गया था? तो आप सब जानते ही हैं, अभी अभी हमने बताया कि इन्होंने फ्रेंच विद्वान थे। तो ये स्वाभाविक है, ये जो रचना है किस भाषा में लिखा गया होगा? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। देखिए, ये दो पार्ट में, इसका दो भागों में इसका हुआ था। दो भागों में इस रचना का प्रकाशन किया गया था। पहला 1839 में और सेकेंड टाइम 1847 में। ये दोनों डेट को याद रखिएगा। और ये पूछा जाएगा कि लिखने की शुरुआत, पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान दारसा दी तासी ने कब किए? 1839 इसका सही आंसर होगा। यहाँ ये सब जो है ना क्रीम है, यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेष ध्यान रखना है। ये जो है इतवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो भी हो आप लोग आराम से पढ़िएगा। इसका जो मुद्रित कहाँ से किया गया था? मुद्रित यानी प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड या ब्रिटेन, आयरलैंड और ब्रिटेन की पाच्य नागरिक साहित्य, पाच्य नागरिक साहित्य की ओर से इसका प्रकाशन यानी मुद्रित किया गया था। और कहाँ किया गया था? पेरिस में। कहाँ किया गया था? पेरिस में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कर लीजिएगा। आयरलैंड और ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के पाच्य नागरिक साहित्य ने इसका मुद्रित किया था। कहाँ? पेरिस में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? तो 1839 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसीलिए हम इस प्रकार आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लिख के मैंने इसीलिए लाया क्योंकि आप लोग अगर नहीं सुन पा रहे होंगे तो आराम से इसको रोक के वीडियो को आराम से नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। नोट में देखिए, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में लिखा जाना वाला पहला ग्रंथ कौन है? हिंदी भाषा में। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी भाषा में जो लिखे जाने वाला पहला ग्रंथ है हिंदी भाषा में फर्स्ट ग्रंथ कौन है? ये बहुत ध्यान रखिएगा। उस ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह। क्या है? भाषा काव्य संग्रह, जो कि हिंदी भाषा में फर्स्ट ग्रंथ है। फर्स्ट ग्रंथ इसको किसने लिखा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा? तो आचार्य महेश दत्त। किसने लिखा? आचार्य महेश दत्त शुक्ल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? कौन है? भाषा काव्य संग्रह। और इस ग्रंथ का रचना किसने की है? आचार्य महेश दत्त। किसने की है? आचार्य महेश दत्त। अब देखिए, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में पहला प्रयास किसने किए थे? फ्रेंच विद्वान दारसा दा तासी ने। उसी प्रकार हिंदी साहित्य लेखन में दूसरा प्रयास किसने किए? दूसरा प्रयास और भारत की ओर से पहला प्रयास, और
पूरे इतिहास हिंदी साहित्य में दूसरा प्रयास उन्हें माना जाता है। तो सेकंड प्रयास किसने किए थे, ये पहला प्रयास यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट प्रयास किसने किए, फ्रेंच विद्वान। अब दूसरा प्रयास, सेकंड प्रयास किसने किए, दूसरा प्रयास किसने किए, उनका नाम है शिव सिंह, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रयास किसने किए, शिव सिंह सेंगर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी भी नहीं भूलिएगा, कभी भी इसको नहीं भूलिएगा। हिंदी साहित्य लेखन में दूसरा प्रयास किसने किए, तो शिव सिंह सेंगर। और ये भारत की ओर से पहला यानी फर्स्ट यानी भारत की ओर से जो है पहला ये ध्यान रखिएगा, भारत की ओर से पहला हिंदी साहित्य लेखन में प्रयास किसने किए थे, पहला। तो पहला शिव सिंह सेंगर, और पूरे हिंदी साहित्य में दूसरा प्रयास इनका था, शिव सिंह सेंगर का। इनका एक रचना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एक रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रचना का नाम है, इनका रचना है शिव सिंह सरोज। इनका रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा आप सब। अब देखिए हम बता रहे हैं, अभी हम बताए थे आप लोग को, इनका फ्रेंच विद्वान का एक रचना था, उस रचना का नाम ये है। इसमें करीब 700, करीब, ये हम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लगभग 738 कवि का इसमें उल्लेख मिलता है। 738 इसमें हिंदी कवि का भी, उर्दू कवि का भी उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार शिव सिंह सरोज का जो रचना है शिव सिंह सेंगर, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें ये समझ लीजिएगा एक लाइन से, इसमें 838 कवि का उल्लेख मिलता है। ये अप्रोक्स डाटा नहीं है, कहीं कहीं अलग भी लिखा जाता है, लेकिन आपको यही मानना है जो अभी हम बता रहे हैं, जो अभी हम बता रहे हैं आपको यही मानना है, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। दूसरा प्रयास किसने किए, शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर दूसरा प्रयास किए हिंदी साहित्य के लेखन में। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको भी नोट करके आप लोग लिखिएगा, इसको भी आप लोग नोट करके ही लिखिएगा। ये एक रचना है विश्वबंधु विनोद, ये एक रचना है। इस रचना का रचनाकार कौन है, तो इस रचना का रचनाकार है, लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने कब किए और इस रचना का प्रकाशित कब हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब डाटा आप लोग आराम से लिखते जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कब, 1883 में, कब, 1883 में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। विश्वबंधु विनोद जो है, और ये एक रचना, इस रचना का रचनाकार किसने किया, ये भी एक रचना, इस रचना का रचनाकार किसने किया, विश्वबंधु ने किया। किसने किया, विश्वबंधु। इसमें 3 भाई शामिल थे, 3 भाई, कितने भाई, 3 भाई शामिल थे। तीनों भाई का नाम हम लोग यहाँ लिखते हैं। पहला जो है, फर्स्ट जो है विश्वबंधु, उनका नाम है गणेश, पहला का नाम है गणेश, दूसरा का श्याम। अब पूरा इतना हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। और थर्ड जो है सुखदेव। तीनों के पीछे में जो है मिश्र लगा हुआ है, हम विश्वबंधु के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है आप सब, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। और मैं आशा करता हूं कि ये आपको दिख रहा होगा। विश्वबंधु जो है ना 4 भाग में लिखा गया था, कितना, 4 भाग में, ये भी विशेष ध्यान रखना, 4 भाग में। इसका जो 3 भाग है ना, शुरुआती का जो 3 भाग, शुरुआती का 3 भाग, और ये जो है चतुर्थ भाग, ये विशेष ध्यान रखना है। शुरुआती का जो 3 भाग है 1913 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद जो इसका भाग नंबर 4 है 1934 में प्रकाशित हुआ। ये सब विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा, पूरी तरह से आप सबको विशेष ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आराम से यहाँ तक समझ गए होंगे। और ये सब पूरा फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी लेक्चर में हम लोग अभी नामकरण, काल विभाजन देखेंगे, जो कि और भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके पहले अभी हम एक चीज और देख लेते हैं, देखिए ये मिटा रहे हैं, ये आप लोग को हम बताए थे। अब हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही अर्थों में हिंदी साहित्य का विकास के रूप में किन्हें माना जाता है, सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में किन्हें माना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। किन्हें माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, सही अर्थों में,
सही अर्थों में किन्हें माना जाता है? हिंदी साहित्य परंपरा, लेखन परंपरा का विकास। तो किन्हें माना जाता है सही अर्थों में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए इनका एक रचना है, आप सब नाम सुने होंगे, अभी मेरे पास बुक भी है, मैं दिखा भी देता, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भी हिंदी पढ़ते होंगे, जो अभी बीए में है, जो बीए में पढ़ रहे हैं या फिर एमए में जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। आप सब बीए का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए आप लोगों को नहीं पता होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका एक रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हें जो है हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान है इस ग्रंथ का। और ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का रचना कब किया गया था? 1929 में। ये पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य है उस रचना कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रचना को कहां से प्रकाशित किया गया था? कहां से किया गया था? नागरी प्रचारणी सभा, काशी से इस रचना का प्रकाशित किया गया था। कहां से? काशी से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से हम बता रहे हैं, ये सब हमेशा नोट करते हुए जाइए, ये पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य है, इस रचना का प्रकाशित कब किया गया? 1929 में। कहां से किया गया? प्रचारणी नागरी सभा, काशी से। काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अब तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब सवाल जो है एग्जामिनर के मन में बहुत तेजी से जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इनका पहला नामकरण, यानी इस पहले नाम इसका क्या था? पहला नाम क्या था? मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे कि मेरा नाम रजनीश है, हो सकता है मेरा जन्म में गांव में कुछ और लोग कहते होंगे, कौन सी बड़ी बात है। उसी प्रकार पहला नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का क्या है? तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग भी नोट करते जाइए। पहला नाम हिंदी शब्द सागर, ये सब नोट कर लीजिएगा, नोटबुक में पूरा नोट कर लेना है। अभी जो हम यहाँ पे बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो इनका जो रचना है, ये रचना कौन प्रकाशित किया था? आप लोग लिखे होंगे, आयरलैंड और ब्रिटेन के जो है पाच्य नागरी साहित्य अनुवादक एक समिति। इस समिति का यहाँ फंसना नहीं है, अगर पूछ देगा अनुवादक समिति, इन्हीं के नाम से पीछे जो पाच्य नागरी अनुवादक समिति के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसीलिए आप लोग यहाँ नहीं भूलिएगा, कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। ये सेशन इस स्लाइड में आप लोग पूरी तरह से स्टार्टिंग फेज देख लिए। अब हम लोग नामकरण और काल विभाजन देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा, ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे काल विभाजन और नामकरण, इसीलिए आप लोग पूरी तरह आराम से इस लेक्चर को देखेंगे और नोटबुक में नोट करते हुए जाएंगे। देखिए काल विभाजन में बहुत सारे हिंदी साहित्य काल का अपना अपना मत है, सभी लोग अपने अपने अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन किए हैं। काल विभाजन में नामकरण भी कई अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग नाम भी मिलेगा, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप बीएचयू बीए का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, जो पूरी तरह हाईलाइटेड है वही सवाल बीएचयू एंट्रेंस में पूछा जाता है। ये प्रीवियस 10 ईयर पेपर का एनालिसिस है, इसीलिए हम यहाँ पे वही रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले काल विभाजन में हम लोग देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन देख लेंगे। इनके अनुसार जो आदिकाल का अवधि है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 1075 से लेके 1050 से लेके 1375 तक। कब से कब तक है? 1050 से 1375 तक। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो भक्ति काल का जो अवधि है 1375 से 1700 ईस्वी तक, ये सब विशेष ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। उसी प्रकार रीति काल का जो अवधि है 1700 से 1900 तक, ये सब सवाल बीएचयू एग्जाम में एंट्रेंस में पूछा जाता है। आप जाके देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीति काल का अवधि कितना से कितना है? तो
1700 से 1900 ईस्वी। तो ये सब सवाल पूछा जाता है। उसी प्रकार आधुनिक काल का अवधि कब से है? 1900 से 1984 तक मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके साथ साथ एक और हम देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का हम लोग देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आदिकाल का जो अवधि है 1000 से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। उसी प्रकार भक्ति काल को 1400 से 1600 ईस्वी तक माना जाता है, जबकि रीति काल को 1600 से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम बता रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आपके एग्जाम में वही सवाल पूछा जाता है वहीं से। उसके बाद आधुनिक काल 1800 से 1950 दशक तक माना जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने दो बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा एक और मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि जॉल गिरियर्सन के अनुसार अकॉर्डिंग चारण काल की अवधि कब से कब तक माना जाता है? तो 700 से 1300 ईस्वी तक माना जाता है। 700 से 1300 ईस्वी तक। ये मैं काल विभाजन के बारे में बता दिया। आगे एग्जाम के अंतिम समय में भी हम क्लासेस लाएंगे जो हमारे पेड कोर्स में हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि सुपर स्टार सेशन 30 लेंगे, तो उसमें हम आगे देख लेंगे। इसके अलावा जो हमको महत्वपूर्ण लगेगा इसको कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं नामकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नामकरण जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल बीएचयू एंट्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं, हर साल सवाल पूछे जाते हैं। देखिए नामकरण किस प्रकार हिंदी साहित्य में दिया गया है, तो आदिकाल जो है, उसके बाद भक्ति, फिर रीति, फिर आधुनिक। मैं पहले बता देता हूँ, कई हिंदी साहित्यकार ने अनेक नाम दिए, अनेक नाम। जैसे आदिकाल को किन्हीं ने चारण काल कहा, तो किन्हीं ने प्रारंभिक काल कहा, तो भक्ति काल को भी बहुत लोगों ने नाम दिया, अनेक नाम दिए। उसी प्रकार रीति काल, तो ये सब को हम लोग देखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग देख लीजिए, ध्यान से रखिएगा। जो आदिकाल जो नामकरण है, आदिकाल का नामकरण किसने किया? ये सवाल अगर आएगा एग्जाम में, आदिकाल का नामकरण किसने किया? हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है यानी शुरुआती जो काल है उसका आदिकाल नामकरण किसने किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहीं पे हम लिख देते हैं, आदिकाल नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग नहीं भूलेंगे, मुझे आशा है कि आप लोग नहीं भूलेंगे, आप लोग नहीं भूलेंगे, मुझे इतना विश्वास है। अभी मैं बताऊंगा। उसी प्रकार भक्ति काल का नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीति काल का नामकरण किसने किया? तो इन्होंने ही किए, इन्होंने ही किए। ठीक है, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल का भी नामकरण किए, रीति काल। और आधुनिक काल का नामकरण किसने किए? तो इन्होंने ही किए। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे एक सवाल आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने किया? और यही सवाल बीएचयू एंट्रेंस 2020 में पूछा गया था कि आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने किया? यानी कि हिंदी का जो प्रारंभिक काल होता है उससे वीर गाथा काल किसने नाम दिया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हुआ है, बहुत स्टूडेंट गलत सवाल बना के आया है, क्योंकि भक्ति काल जो फेमस नाम है उस नाम को नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीति काल को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधुनिक काल को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उसी प्रकार यहाँ आ जाता है कि आदिकाल का नामकरण, क्योंकि आदिकाल ज्यादा फेमस है, तो आदिकाल का नामकरण किसने किया? तो सब आंख बन के लगा देता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन इन्होंने किस नाम का नामकरण किया? वीर गाथा। आदिकाल का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं आशा पूरे विश्वास के साथ करता हूं कि आप लोग नहीं भूलेंगे, आप लोग नहीं भूलेंगे, इतना आप लोग जान गए होंगे। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे नोट करते जाना आप लोग।
इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं आदिकाल का अनेक नाम है, जैसे कि सिद्ध, सामंत काल। सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल। तो पंडित राहुल यान, आप लोग नोट करते जाना। उसी प्रकार आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल किसने किया? तो मिश्र बंधु। किसने किया? मिश्र बंधु। उसी प्रकार आदिकाल का नामकरण यानी हिंदी का जो शुरुआती चारण काल किसने नामकरण किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये सब याद कर लेना बाबू, यही सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आदिकाल का नामकरण बीज बपन काल किसने किया? बीज बपन काल किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हम लोग तो देख रहे हैं, ये आदिकाल का नामकरण देख रहे हैं। कौन सा? आदिकाल। आदिकाल का नामकरण जो सबसे फेमस है आदिकाल, ये किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नोट कर लेना बाबू, ये आदिकाल का नामकरण देख रहे हैं, आदिकाल। अब हम लोग देख लेते हैं भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में बता दिए। भक्ति काल का नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर भी हम लिख देते हैं भक्ति काल का नामकरण किसने किया? भक्ति काल का नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल का एक और नाम है लोक का जागरण काल। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने बोले। किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पता है आप लोग को, आप लोग जब पढ़ेंगे आगे मैं पढ़ाऊंगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। ये विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा, भूलना नहीं है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। ये सवाल पूछा जा चुका है बीएचयू एंट्रेंस में। किसने कहा? किसने कहा? तो ये विशेष ध्यान रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये भक्ति काल के बारे में हम लोग जाने। अभी हम लोग अब रीतिकार के बारे में जानते हैं, रीतिकार का। लेकिन इसके पहले हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना। मैं अवधि बता चुका था, अवधि आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखो पहले क्या होता है? मध्यकाल। मध्यकाल को ध्यान से, ये नोट में हम नोट में बता रहे हैं, ठीक है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। पहला जो है पूर्व मध्यकाल, नन्हा नन्हा लिख रहा है लेकिन मेरा आवाज से सुनना। दूसरा जो है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, ठीक है, ध्यान से रखना। ये जो पूर्व मध्यकाल है ना, इसी काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा। भक्ति काल, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। भक्ति काल, ठीक है, जिसका ईस्वी 1375 से 1700 माने हैं। उसी प्रकार उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। रीतिकाल, इतना आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये भक्ति काल देख लिए, यहाँ आदिकाल। अब हम लोग रीतिकाल देख लेते हैं। रीतिकाल का भी अनेक नाम है। जैसे रीतिकाल, पहला ही नाम जो सबसे फेमस है, तो रीतिकाल नामकरण किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही हम यहाँ बता रहे हैं, और आप सब नोट कीजिएगा। इससे, इस लेक्चर से तो पक्का एक ना दो सवाल आएगा आपके एग्जाम में, पक्का आएगा, गारंटी है। इसीलिए इसको पूरा याद करना है, नोटबुक में बना के याद करते रहना है आप सबको। तो उसी प्रकार रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रसाद मिश्र, आप लोग मेरा आवाज सुन रहे होंगे। उसी प्रकार रीतिकार को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। किसने कहा? मिश्र बंधु। उसी प्रकार रीति काव्य काल किसने कहा?
जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा श्रृंगार काल किसने किया, कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अलंकृत काल किसने कहा, रीति काल को मिश्र बंधु। रीति काव्य किसने कहा, रीति काव्य काल जॉर्ज ग्रियर्सन। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का जो पहला लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे पेड कोर्स में, बहुत कम लेक्चर जाएगा, लेकिन लेक्चर वैसे ही जाएगा जिससे कि सवाल तय है। रचना, रचनाकार, आप लोग कंफ्यूज होंगे, रचना एवं रचनाकार कहाँ से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, पीएचयू कॉन्सेप्ट से। बस मन से पढ़ना, नोटबुक बनाते जाना। अब एक बचा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो इस काल का जो नामकरण है किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये जो है पूरी तरह से देखे होंगे, ये पहला लेक्चर था हिंदी साहित्य का, और आगे भी लेक्चर आएगा और हिंदी साहित्य हम पढ़ाएंगे तो आप लोग खुश भी होंगे, मुझे आशा है, विश्वास है। और हिंदी साहित्य को आराम से समझिए, इसको नोटबुक में लिखते जाइए, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे सुपरस्टार लाइव सेशन हम लोग के पास है, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। मन से पढ़िए, हमेशा खुश रहिए।